इन 5 ग्रहों का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? कि देखिए 2025 में कुछ भी एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे तो चले जाएंगे, सीट छोड़ देंगे या बीमार पड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी की कुंडली है वो 2025 में मिलने वाली है। तो वो नहीं तो नहीं वाली, और 27 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले। जो आप भोपाल में देख रहे हो, इससे भी भयंकर हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश में। सभी को राधे राधे। आप देख रहे हैं नीति ईशा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ यहाँ पर जिनको ग्रहों का ज्ञान है, जन्म कुंडली का ज्ञान है, अंक शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ऐसे हमारे साथ वर्ल्ड फेमस भारत देश की जानी मानी हस्ती एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीतिशा मल्होत्रा आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। राधे राधे, जय माता। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक आप देख रहे हैं, टॉपिक आज है पंचग्रहों का योग। आप जानते होंगे पंचग्रहों का योग क्या है और कैसे बनता है, ये सब, इसका जन्म कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज ये हमारे साथ बताएंगे। तो नीतिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर नीतिशा पॉडकास्ट में। तो आज आप मेरे को ये बताइए मैडम कि पंचग्रही योग क्या है और ये कैसे बनता है। जी, तो सभी को राधे राधे और सभी को जय माता। पंचग्रही योग 5 ग्रहों का एक ही भाव में यानी एक ही स्थान पर आ जाना, तब पंचग्रही राजयोग की स्थापना होती है। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषविदों के द्वारा पंचग्रही राजयोग के लिए बहुत सी बातें कही गई, जैसे उन 5 ग्रहों में अगर मित्र ग्रह है तो यह योग बहुत ही ज्यादा योग कारक हो जाता है और बहुत शुभ परिणाम को देने वाला होता है मानव जीवन पर, भूमंडल पर और भूमि पर। इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। यही ये 5 ग्रहों में अगर सभी ग्रह एक दूसरे के शत्रु मित्र बन के बैठ जाते हैं तो इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है और हमारे जीवन में बहुत सी दिक्कतें हमें देखने को मिलती है। मानव जीवन पर तो इसका दुष्प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर, भूमंडल पर भी इसके दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो मैडम ये बताइए, जो पंचग्रही योग है ये कब लगता है, इसका जन्म कुंडली पर क्या असर पड़ता है, कब लगता है ये? जी, तो जब भी एक भाव में 5 ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो पंचग्रही योग होता है, वो लग जाता है। और इस बार तो इतने बड़े बड़े 5 ग्रहों ने लगाई है ग्रहों की पंचायत। तो ये पंच क्या निर्णय लेने वाले हैं, ये देखने वाली बात है। और अगर कुंडली पे इसके प्रभाव की बात करूं तो पंचों की जो पंचायत लगी है, इसका इम्पैक्ट आप लोग देख ही रहे हैं। तो कि विक्रम संवत के राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है और इस पंचायत में सूर्य जो नवग्रहों के राजा है और इस साल के राजा भी है, वो भी इकट्ठे बैठे हुए हैं। जहां पर शनि जो उनके पुत्र भी हैं, शुक्र भी है, बुध भी है और यहाँ पर राहु देव भी है। राहु देव का यहाँ पे शुक्र के साथ लंपट योग, शनि के साथ पिशाच योग, सूर्य के साथ ग्रहण दोष और बुध के साथ जड़ दोष का निर्माण करता है, जो कहीं ना कहीं चारित्रिक स्त्री को लेकर के, कैरेक्टर को लेकर के कई ग्रहण दोष बनाता है। तो जब भी लंपट योग बनता है तो स्त्रियों से संबंधित कोई ना कोई आपका भेद खुल जाना या फिर आपका लंपट योग क्या है मैडम? ये आप लंपट योग अगर मैं लंपट योग की बात करूं ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये लंपट योग है। जी। तो शुक्र और राहु जब एक साथ मिल जाते हैं, देखिए बहुत जो पुरानी जो हमारे ग्रंथ है उसमें इसके बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन वहां पर एक चीज लिखी गई है कि शुक्र और राहु जब भी मिलता है चारित्रिक दोष बनता है। चरित्र पे कोई ना कोई ऐसी चीज लगती है जिसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब इसको जो आगे आने वाले हमारे ज्योतिषविद रहे हैं उन्होंने इसे लंपट योग का नाम दिया। लंपट योग का क्या मतलब है कि इस समय स्त्रियों से संबंधित आपका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा, आपकी मित्रता फ्रेंडशिप होने के चांसेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपको समाज में लांछन या दोष लगते हैं। तो इस समय बहुत से लोगों को, राजनीतिक लोगों को, बहुत से बड़े बड़े जो पदों पर आसीन हैं उन्हें इस योग से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच में ही आकर्षित हो जाते हैं अपने अपोजिट सेक्स के प्रति
तो इस समय यह योग एक्टिवेट होने के कारण इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, पिशाच योग की बात करूं कि पिशाच योग में शनि और राहु एक साथ हो जाते हैं। ये योग बेसिकली ऐसा है कि अगर आपने जाकर के किसी से भी बोला कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो काम तो आपका हो ही नहीं सकता। कोई जैसे पिशाच, वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी बचपन में कि बेताल विक्रम से विक्रमादित्य से बोलता है कि तुम बोलेगा तो मैं उड़ जाऊंगा। तो पिशाच योग बिल्कुल बेसिकली यही है कि आप बोलोगे तो उड़ जाएगा, फिर तो वो काम आपके जीवन में नहीं होने वाला। तो आप लोग कुछ भी नया करने जा रहे हैं, कुछ भी स्पेशल करने जा रहे हैं, तो प्लीज पिशाच योग में कोई भी बात, अगर आपकी कुंडली में भी शनि राहु किसी भी भाव में इकट्ठे होके बैठा है, अगर आप अपनी कोई भी योजना, कोई भी बात किसी से शेयर करते हैं, तो ये नहीं होने वाला। सपोज मैं बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, अरे यार मैं ना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, तो काम नहीं होगा। आपने नॉर्मल वे में, आपको लग रहा है कि वो बंदा मेरा क्या बिगाड़ेगा, वो तो अपनी जॉब कर रहा है, उसे क्या मतलब, लेकिन बेसिकली आपको पिशाच दोष है। पिशाच दोष मतलब आप जब भी अपने मुंह से कोई बात निकालते हो, वो काम आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। तो अगर आप भी इस योग में जन्मे हो, या ये 51 दिन का जो टाइम है, इसमें आपको बेसिकली समझना क्या है कि आप मुझे अपनी योजनाएं या कोई भी बात, मेरे घर में पैसा आ रहा है, मेरी वाइफ तो बहुत अच्छा कमाती है, मेरे बच्चे ने तो टॉप किया, कोई भी बात किसी से शेयर नहीं करनी है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी पिशाच योग में स्ट्रगल बहुत रहता है, तो स्ट्रगल का एक मूल मंत्र, किसी से बात शेयर मत करो। और दूसरी बात, यहाँ पे आपका माइंड बहुत टेक्निकल होता है, लेकिन आपका माइंड बहुत ज्यादा उलझा रहता है। आप एक साथ कई एक्टिविटीज करने के चक्कर में एक एक्टिविटीज को भी पूरा नहीं कर पाते हो, ये भी इसका इम्पैक्ट है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक काम करूं, लेकिन सही टाइम पर, सही समय पर वो योजना क्रम है उसका, उससे अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छा रहता है। तो प्लीज एक ही काम पे पूरे दिमाग को अगर आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूंगी कि पिशाच योग में अपनी बातें मत शेयर करें, योजनाबद्ध तरीके से चलें, और साथ ही साथ एक विशेष उपाय कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 100 नंबर लाने हैं तो 100 नंबर की पढ़ाई में 150 की करके जानी पड़ेगी, तब 100 नंबर लेके आओगे। 100 की करके गए हो तो 70 में कहीं ना कहीं रुक जाओगे। इसलिए आपको अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ से ज्यादा देने की जरूरत है। आपका दिमाग बहुत तेज होता है, दूरदर्शी होते हैं, बहुत अच्छे तरह चीजों को समझते हैं, लेकिन जैसा आपका दिमाग चीजों को समझ रहा है, वैसा आप उसको वर्किंग स्टाइल पे नहीं ला पाते, इसलिए भी आपको यह दोष तंग करता है और संघर्ष देता है। तीसरा, अगर मैं जड़ दोष की बात करूं जो राहु और बुध से बनता है, तो जड़ दोष में क्या है, इंसान इंटेलिजेंट तो बहुत है, तेज तो बहुत है, बुद्धिजीवी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक चीज पे अटका हुआ है। उसको प्रॉफिट और लॉस कई बार देखना भूल जाता है, कई बार वो बहुत मतलबी हो जाता है, कई बार वो सिर्फ प्रॉफिट सोचता है, दूसरे का लॉस नहीं देखता, और कई बार वो सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस कुछ भी वो नहीं रखता वैल्यू। तो ये जड़ दोष का निर्माण होने से ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अगर मैं ग्रहण दोष की बात करूं, तो जैसे कि आपने देखा ग्रहण ही आया है, भूकंप आया, जलवायु में आपने परिवर्तन देखा, हवाएं बहुत तेज चली, पर्वत खिसकने तक के वो बने, और सूर्य यानी राजा यानी सरकार, तो नेपाल में हमने देखा कि जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतर आई। तो ये सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। शनि और सूर्य की बात करते हैं, जिसे हम पिता पुत्र का योग तो कहते हैं, लेकिन पितृ दोष भी कहते हैं। तो अगर इन दोनों की बात की जाए, तो अगर आप समझेंगे कि सूर्य बहुत गर्म प्लैनेट है, तो शनि सबसे ठंडा है। सूर्य के चारों तरफ लोग चक्कर लगा रहे हैं, सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य और शनि का ये जो दोष है, क्योंकि एक बहुत गर्म प्लैनेट है, एक बहुत ठंडा प्लैनेट है, एक बहुत ऊर्जा है और एक बहुत शनि चलने वाला है। तो मैं अपने आप को बीच में रोकूंगा, इसमें जो ये 5 ग्रह है कौन से, ये थोड़ा तो इसका भी अपनी बताइए। परिक्रमा को 1 महीने में कंप्लीट कर रहा है, शनि अपनी परिक्रमा को 30 साल में कंप्लीट करता है। 2.5 साल में वो एक राशि बदलता है, सूर्य 1 साल में पूरी परिक्रमा करता है और 1 महीने में एक राशि बदल देता है। तो दोनों का नेचर बहुत विपरीत होने के कारण पितृदोष, यानी अपने पिता से, अपने घर के बुजुर्गों से आपके वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम पंचों की पंचायत की बात करें, तो इस बार पंच जो पंचायत लगी है वो लगाई है। ग्रह कौन कौन से जी, सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध भी। यहाँ पर चंद्रमा भी रहे, लेकिन चंद्रमा 2 दिन में ही राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो
चंद्रमा आगे बढ़ चुके हैं और 12 अप्रैल तक यहाँ पे सूर्य रहेंगे। सूर्य आगे बढ़ते ही बुध भी आगे बढ़ जाएंगे और ये पंचग्रही योग या ग्रहों की पंचायत 12 अप्रैल को 4 ग्रहों में चतुर्ग्रही योग में बदल जाएगी। जी, तो एक इसमें से ये 5 ग्रहों में से सबसे बलवान ग्रह कौन सा है जो ज्यादा मानव जीवन पे इम्पैक्ट करेगा? इसमें से कौन सा ग्रह आप किसको मजबूत मानती है? देखिए, मैं जब हम लोग छोटे थे तो एक हमने स्टोरी सुनी थी कि राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में सभी ग्रहों को बुलाया, जिसमें किसी को सोने का सिंहासन, किसी को पीतल का सिंहासन, किसी को तांबे का सिंहासन दिया गया। जब शनि ग्रह पहुंचे तो उन्हें लोहे का सिंहासन दिया गया। और हमने ये कथा बहुत अच्छे और ध्यान से सुनी हुई है कि शनि महाराज को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है और उन्होंने जब उनकी 7.5 आई तो विक्रमादित्य का राज्य छिन गया। वो सड़क पे आ गया, वो अपने पुत्र की तक पालन पोषण नहीं कर पाया। किसी को मजबूत नहीं मानते? नहीं, मैं 5 को ही मजबूत मानती हूँ, क्योंकि अगर हम काल पुरुष की बात करते हैं तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव में ज्ञान, शिक्षा, पुत्र और प्यार। अगर हम शनि की बात करें, क्योंकि सूर्य पंचमेश है और काल पुरुष की कुंडली में शनि कर्मेश और दाभेश है, तो सूर्य को एक भाव मिला है जो पंचम भाव, जो त्रिकोण भाव भी कहा जाता है, और वही शनि को एक केंद्र भाव मिला है और एक अपाचे भाव मिला है, जिसमें उन्हें कर्म का देवता कहा गया और लाभ का देवता कहा गया है। दूसरा जो प्लैनेट है बुध है। बुध को 2 राशियां मिली है, तृतीयेश यानी पराक्रमेश, हिम्मत, करेज का स्वामी, और षष्ठेश यानी जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु को दिखाता है। तो बुध आपके रोग, आपके ऋण, आपके शत्रुओं को भी दिखाता है। अगर मैं बुद्धि की स्पेशली बात करूं तो बुद्धि को भी दिखाता है। तो बुद्धि हमारी कैसे चलेगी, हम व्यापार कैसे करेंगे, हम जॉब कैसे करेंगे। शुक्र की बात करूं तो लग्जरी, 7th हाउस, पार्टनर, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके पार्टनर को, आपके प्रतिद्वंदियों को दिखाता है। और द्वितीय भाव किसका है? द्वितीय भाव है आपके बैंक बैलेंस का, आपके कुटुंब का। तो शुक्र के पास 2 बड़े बड़े भाव हैं। और अगर मैं इसी के साथ राहु की बात करूं तो राहु को कोई भी भाव नहीं दिया गया, लेकिन राहु को राहु काल दिया गया और कहा गया, ऐसा बहुत ग्रंथों में, पुराणों में लिखा है कि वो जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव को कैप्चर कर लेता है। तो 5 ही अपने आप में बहुत बड़े प्लैनेट हैं और उनके हमारे मानव जीवन पर अलग अलग भाव पर, अलग अलग पहलुओं पर अच्छा और बुरा असर देखने को मिल सकता है। ये कुंडली के अकॉर्डिंग होता है। तो किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छा है, किसी की कुंडली में शुक्र भी खराब हो सकता है, तो ये कुंडली भी डिपेंड करती है। इसमें जो अभी शनि परिवर्तन हुआ है, इसमें ये 5 ग्रहों का क्या रोल है? देखिए, यही तो मैं आपसे कह रही थी, 5 ग्रहों ने लगाई है पंचायत, तो कुछ ना कुछ निर्णय लेने वाले हैं और कुछ ना कुछ गलतियां तो हमसे हुई है, जो मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब इसका इम्पैक्ट देखने को क्या मिल सकता है? अगर मैं ज्योतिषियों से बात करूं कि सरकारों में, शासन में आपको बहुत से प्रतिद्वंदी, बहुत से उथल पुथल, बहुत सी हलचल देखने को मिल सकती है। जलवायु की बात करूं तो वो अभी भूकंप जैसे आया, जलवायु परिवर्तन, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड, क्योंकि शनि ठंडा है और सूर्य गर्म है। शुक्र भी हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो हम इस बात का भी ध्यान देंगे कि शुक्र भी हॉटेस्ट प्लैनेट है, तो कहीं पे गर्मी बढ़ रही है, कहीं पे ठंड बढ़ रही है। और दूसरा, लंपट जो योग बना है, आप देखेंगे कि बहुत से लोगों के चारित्र के बारे में बहुत सी चीजें बाहर आने वाली हैं, बहुत से लोगों के भ्रष्टाचार बाहर आने वाले हैं, और बहुत से लोग नुकसान करके बैठेंगे जड़ दोष के कारण कि मुझे नहीं पता प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, मुझे तो यही करना है। तो जड़ दोष में कई लोगों का प्रॉफिट और लॉस का बिना डिसीजन लिए बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से प्रॉब्लम्स भी आने वाले हैं। कुछ लोग रंग से राजा और कुछ लोग राजा से रंक बनने वाले हैं इस समय में। तो यह समय बहुत ही स्पेशल है। अब ये पंचग्रहों की जो पंचायत लगी है, बहुत से मानव जीवन में, बहुत से भूमंडल पर अपना इम्पैक्ट दिखाएगी, कुछ पर अच्छा और कुछ पर बुरा। अच्छा, यहाँ पर दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं उन पर इन 5 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उस पर इन 5 ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं, क्योंकि जॉब के जो देवता हैं वो हैं सूर्य, आपके नौकरी के देवता, और शनि। सूर्य सरकार से सरकारी जॉब्स को दिखाता है, लेकिन शनि सिर्फ जॉब्स को दिखाता है। तो शनि और सूर्य एक साथ हुए, और शनि अपनी मूर्ति को राशि से निकल कर यहाँ आए हैं, मीन राशि में। तो मुझे लगता है कि जॉब में भी आपको काफी हलचल देखने को मिलेगी।
हो सकता है कि कुछ लोगों के कुंडली के इम्पैक्ट के कारण वो लोग जॉब छोड़ दें जल्दबाजी में, या बॉस से बने नहीं, विचारिक मतभेद दिखे, या षड्यंत्र आसपास हो तो जॉब छोड़ दें, या षड्यंत्र के कारण उनकी जॉब चली जाए। दूसरा एक और चीज आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं और ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो आपको प्रमोशंस भी दिलवा सकती है। तो मैंने कहा हलचल जो पॉजिटिव और निगेटिव रहेगी वो कुंडली पर भी देखिए डिपेंड करता है। और अगर मैं व्यापार की बात करूं तो बुध तो भी कुछ ही दिन में राशि परिवर्तन कर जाएंगे। मैंने लोगों से भी अपने शो पे कई बार बोला है कि प्लीज इस समय कोई बड़ा डिसीजन ना ले, कहीं पर बड़ा पैसा ना लगाएं, कहीं पे निवेश ना करें, कुछ भी बड़ा चीज शुरू ना करें, कोई जॉब स्विच ना करें, कोई व्यापार में बड़े डिसीजन ना लें, क्योंकि जैसे ही बुध यहाँ से ट्रांजेक्ट करेंगे तो स्थितियां बहुत अच्छी हो जाएंगी, मेष राशि में आएंगे और वो धीरे धीरे अपनी मिथुन राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वृषभ राशि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो स्थितियां अपने आप अच्छी हो जाएंगी। इन 5 ग्रहों का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर क्या असर पड़ेगा? इस बारे में आपसे जानना है। ये साल जो विक्रम संवत शुरू हो रहा है 2082, इसमें राजा सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो सरकार को लेकर के तो हलचल मिलेगी। जनता, भारत की जनता भी बहुत बड़े बड़े निर्णय डिसीजन के लिए सड़क पर उतरेगी। और मोदी जी पर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि देखिए 2025 में कुछ भी एस्ट्रोलॉजर्स कहे कि वो चले जाएंगे, सीट छोड़ देंगे या बीमार पड़ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जो मोदी जी की कुंडली है वो 2025 में हिलने वाली है कहीं पे, तो वो हिलने तो नहीं वाली, और 27 तक वो प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, क्योंकि 27 में ही उनके बोर्ड चार्ट में जो दोष आ रहा है, जहाँ पे उनका राजयोग समाप्त हो रहा है, वो 27 में हो रहा है। इसका इम्पैक्ट 2026 के लास्ट से हमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन 2025-26 तो कहीं नहीं जाने वाले, तो ये बात बहुत क्लियर है। हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, उनके अपने लोग उनकी पार्टी में दिक्कत पैदा कर सकते हैं, उनकी पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं, नए लोग पार्टी जोड़ने आ सकते हैं, तो ऐसी हलचल इस समय पार्टी में बनी रहेगी। बहुत से लॉज आएंगे इस समय, वकीलों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के और हमारे घर के बुजुर्गों को लेकर के, तो बहुत से लॉज इस समय बनेंगे जो मीडिया पर भी अपना असर डालेंगे, तो ये सब होने के चांसेस इस समय बन रहे हैं। अच्छा, इन 5 ग्रहों का नितिशा जी वैश्विक स्तर पे क्या असर रहेगा और हमारे भारत देश पर इसका क्या असर रहेगा? अगर मैं वैश्विक स्तर पर इसकी बात करूं तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत बड़ी हलचल होनी जा रही है, और स्पेशली अगर आप ग्लोब को बड़े ध्यान से देखते हैं तो जितने भी 180 डिग्री पर, यानी भारत से पूरे अपोजिट पड़ जाते हैं 7 हाउसेस का, वहां पे इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा देखने को। अब अगर मैं पड़ोसी राज्यों की बात करूं, पड़ोसी देशों की बात करूं, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा नहीं है, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, और म्यांमार की तो आपने देखी, नेपाल की भी आपने देख लिया, और पाकिस्तान में भी ये सब होने वाला है जो आप नेपाल में देख, जो आप नेपाल में देख रहे हो, इससे भी भयंकर हालत पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाली है। तो अभी वहाँ की स्थितियां बहुत कमजोर है। जो ये जो भूकंप आ रहे हैं इनका भी कुछ असर इन 5 ग्रहों का उन पर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इन 5 ग्रहों का असर, सूर्य ग्रहण का रिजल्ट, हमारे जो भूकंप आ रहे हैं, जो पर्वत हिल रहे हैं, जो सुनामी आने वाली है, इन सबका। अच्छा, सुनामी भी आएगी? क्योंकि मीन राशि, जलीय राशि में 5 ग्रहों की युति हुई है और शनि तो यहीं पर रहने वाले हैं, तो सुनामी यानी पानी से रिलेटेड बीमारियां या पानी से रिलेटेड कोई आपदा भी आने के चांसेस अभी तो बने हुए हैं। ये इम्पैक्ट हमें जून तक देखने को मिलेगा, जब तक राहु यहाँ से ट्रांजेक्ट नहीं करेगा। तो आप दर्शकों को क्या भी संदेश देना चाहती हैं कि अभी व्यापार में अभी आगे बढ़े, या जॉब में अभी प्रमोशन ले या छोड़े 5 ग्रहों के? देखिए, मैं पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि ये समय 51 दिन बहुत स्पेशल है, बहुत लोगों की लॉटरी लगेगी। अब लॉटरी, जॉब भी अच्छी हो सकती है, व्यापार भी अच्छा हो सकता है, और बहुत लोगों के लिए बहुत बुरा समय भी शुरू हो सकता है। तो लॉटरी लगने वाली है कुछ लोगों की, कुछ लोग रंग से राजा, राजा से रंग बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी यही बोलूंगी, डिसीजन लेते समय बहुत सोच समझ के डिसीजन ले, कोई भी आपसे डिसीजन गलत ना हो जाए, इस बात का बेहद ध्यान रखें। पैसे का निवेश करते समय आप इस बात का बेहद ध्यान रखें कि गलती नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ शेयर मार्केट के आप हालात देख रहे हैं, अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो अब जब शनि मीन राशि में स्टेबल होगा, जब राहु यहाँ से ट्रांजिट कर जाएगा और गुरु भी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तो शेयर मार्केट भी आपकी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, तो स्थितियां काफी अच्छी उस समय बनेगी।
अभी शेयर मार्केट, पैसे निवेश में आपको थोड़ा सा सोच समझकर पैसा खर्च करना है। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी पे पैसा लगाते हो, रियल एस्टेट पे पैसा लगाते हो, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। गोल्ड भी इस समय काफी अच्छी हाइट पे जा रहा है, 1.25 लाख क्रॉस करेगा। और आज की अगर आप गणना देखिए तो 94,000 या 95,000 के पास पहुंचा हुआ है। और ये मैंने बहुत टाइम पहले जब 2025 की शुरुआत हुई थी तभी कहा था कि गोल्ड रेट बढ़ने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हाई रेट हो तो प्लीज निकाल दें, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा नीचे आएगा। और शेयर मार्केट के लिए भी वेट करें, और रियल एस्टेट पे पैसा इस समय आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो आप रियल एस्टेट पे पैसा लगा सकते हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी सही ढंग से समझाया दर्शकों को। तो नीतिशा जी का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हो इनसे संपर्क कर सकता है। और सभी को राधे राधे, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड। राधे राधे, जय माता दी।